नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी स्थिति पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी गुजरे हैं। जरा सोचिए, जब आपकी पत्नी या आपकी माँ एक दूसरे की शिकायत करती हैं, तो आपकी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? शायद उन्हें कोई तार्किक समाधान देने की या फिर उनके इरादों का बचाव करने की, है ना? लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे ये अच्छी नीयत वाला तर्क असल में दोनों को और भी ज्यादा क्रोधित कर देता है और इस पारिवारिक विवाद को शांत करने के बजाय उल्टा और बिगाड़ देता है। तो सबसे अहम बात यहाँ यह है कि जब भी घर में इस तरह की शिकायतें शुरू होती हैं, तो बीच में फंसे व्यक्ति की सबसे पहली सहज प्रतिक्रिया बचाव करने की होती है। हम अक्सर कुछ ऐसा कह बैठते हैं, अरे उनका वो मतलब नहीं था, वे बस बुजुर्ग हैं, पुराने ख्यालात की हैं। ये एक बहुत ही आम तार्किक बहाना है। लेकिन सच बताऊं, शांति स्थापित करने वाले की ये जो पहली कोशिश है, ये लगभग हमेशा एक विनाशकारी कदम साबित होती है। तर्क देकर शांति कायम करने का ये विचार अक्सर मामले को पूरी तरह से उलझा देता है। और यहीं से शुरुआत होती है शांति दूत के जाल की, जहां नीयत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके परिणाम काफी विनाशकारी हो सकते हैं। इस विरोधाभास के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि यहां दो बिल्कुल अलग अलग जरूरतें आपस में टकरा रही हैं। जो व्यक्ति बीच में फंसा है, उसकी नीयत बिल्कुल सही है, वो बस दोनों पक्षों की रक्षा करना चाहता है। लेकिन जरा इस अंतर को देखिए, समस्या सुलझाने वाले यानी फिक्सर का लक्ष्य क्या है? किसी तरह जल्दी से एक तार्किक समाधान खोजना। वहीं दूसरी तरफ जीवन साथी की जरूरत बिल्कुल अलग है। वो बस भावनात्मक रूप से सुना जाना और मान्य महसूस करना चाहती हैं। ठंडे तर्क और गर्मजोशी से भरे भावात्मक जुड़ाव के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। एक पक्ष इसे किसी गणित के सवाल की तरह तुरंत सुलझाना चाहता है, जबकि दूसरा केवल ये चाहता है कि उसकी भावनाओं को गहराई से समझा जाए। ठीक है, चलिए इस बात की गहराई में गोता लगाते हैं कि आखिर जब तर्क आग में घी डालता है, तो दूसरे व्यक्ति के इरादों का बचाव करना पूरी तरह से फेल क्यों हो जाता है? होता क्या है कि ये फिक्सिंग वाला रवैया एकदम उल्टा पड़ जाता है। सबसे पहले तो ये आपके जीवन साथी की तात्कालिक भावनाओं को पूरी तरह से अमान्य कर देता है। मतलब उन्हें लगता है कि उनके दर्द की कोई अहमियत ही नहीं है। दूसरा, भले ही आपकी नीयत कितनी भी सही क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले को ऐसा ही लगता है जैसे आप अपनी मां का पक्ष ले रहे हैं और उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। और तीसरा, आपका ये बचाव विवाद के लिए एक भावनात्मक उत्प्रेरक यानी एक्सीलरेंट के रूप में काम करता है। आप तो अपनी तरफ से मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में वो एक ऐसा ईंधन बन जाता है जो विवाद को और भी तेजी से भड़का देता है। चलिए अब थोड़ा गंभीर होते हैं और समझते हैं प्राइमल पैनिक यानी आदिम घबराहट को और किसी भी बहस के पीछे काम करने वाले जीव विज्ञान को। देखिए, ये बहस अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रह गई है। जब किसी व्यक्ति की इतनी गहरी भावनाओं का सामना खारिज करने वाले तर्कों से होता है, तो शरीर के अंदर एक बहुत ही तीव्र जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। इसे ही प्राइमल पैनिक कहा जाता है। ये तब होता है जब किसी विवाद में एक साथी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है या उसे लगता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जा रही। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि जीवन साथी की प्रतिक्रिया कोई अति प्रतिक्रिया या ड्रामा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। जब किसी को लगता है कि उनका अपना रक्षक ही उनकी बात नहीं समझ रहा, तो उनका शरीर सचमुच खतरे का अलार्म बजाने लगता है। अब जरा सोचिए, इस भावनात्मक घबराहट के बीच अगर आप कोई लॉजिक या तर्क देने लगें तो क्या होगा? बिल्कुल, इस स्थिति में तर्क पेश करना केवल अलगाव की इस खाई को और भी चौड़ा करता है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि इस खास पल में तर्क बिल्कुल गलत औजार है। जब कोई इस प्राइमल पैनिक से गुजर रहा होता है, तो उन्हें तर्क देने से वे अपने जीवन साथी से और भी अधिक अलग थलग महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जिस व्यक्ति पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उनका साथ नहीं दे रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नई तकनीक कैसे काम करती है। सुने, समाधान न निकालें। तो अगर तर्क मामले को और खराब करता है, तो फिर आखिर किया क्या जाए? ये जो नई तकनीक है, ये कुछ बहुत ही व्यावहारिक और सीधे चरणों में काम करती हैं। चरण 1, भावनाओं के लिए जगह बनाएं। इसका सीधा सा मतलब है बस वहां मौजूद रहना और बिना टोके सामने वाले को अपनी पूरी बात कहने देना। चरण 2, बिना किसी निर्णय के भावनाओं को मान्य करें, यानी यह स्वीकार करना कि वे जो भी महसूस कर रहे हैं वो उनके लिए बिल्कुल वास्तविक है। और चरण 3, जो शायद सबसे मुश्किल है, तुरंत कोई फैसला सुनाने या समाधान खोजने की अपनी स्वाभाविक इच्छा पर नियंत्रण रखें। ये सिर्फ कोई किताबी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और व्यावहारिक सलाह है जिसे आप तुरंत लागू कर सकते हैं। तो समीकरण बहुत ही सीधा और स्पष्ट है।
भावनात्मक मान्यता हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, तार्किक समाधान से अधिक प्रभावी होती है। बस बिना कोई बचाव पेश किए या दूसरे पक्ष की वकालत किए सुनना कमरे की गर्मी और तनाव को तुरंत कम करने का सबसे अचूक तरीका है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात पूरी शांति और तसल्ली से सुनी जा रही है, तो उनके शरीर का वो खतरे वाला अलार्म अपने आप बंद हो जाता है और उनका बचाव तंत्र शिथिल पड़ने लगता है। और ऐसा करने के बाद चलिए बात करते हैं वास्तविक सुरक्षा के निर्माण और इसके बेहतरीन दीर्घकालिक परिणामों की। जब हम तार्किक समाधान खोजने की मानसिकता से बाहर निकलकर भावनात्मक मान्यता देने की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो रिश्ते की पूरी गतिशीलता ही हमेशा के लिए बेहतर हो जाती है। ये पूरी जर्नी कुछ इस तरह दिखती है। सबसे पहले तात्कालिक विवाद शुरू होता है, जहां तनाव बिल्कुल अपने चरम पर होता है। इसके बाद आप सक्रिय रूप से सुनना शुरू करते हैं और यहीं से भावनात्मक मान्यता की शुरुआत होती है। तीसरे चरण में शरीर की वो आदिम घबराहट या प्राइमल पैनिक कम होने लगता है और विवाद शांत होता है। और अंत में वास्तविक सुरक्षा का निर्माण होता है, जो एक लंबे समय तक चलने वाले विश्वास की मजबूत नींव रखता है। ये सिर्फ किसी एक बहस को टालने के बारे में नहीं है, ये भविष्य के हर विवाद को मिलकर संभालने की ताकत जुटाने के बारे में है। तो अंत में एक बहुत ही अहम और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम इस चर्चा को विराम देंगे। अगली बार जब भी इस तरह का कोई पारिवारिक तनाव खड़ा हो, तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आपका लक्ष्य तर्कों के सहारे बहस जीतना और खुद को सही साबित करना है, या फिर अपने उस अनमोल रिश्ते की रक्षा करना? यह हम सभी के लिए गहराई से सोचने का विषय है। असली जीत कभी भी तार्किक रूप से सही होने में नहीं होती, बल्कि अपनों को सुरक्षित और मान्य महसूस कराने में होती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।